जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होगा और एक एक करके सभी सवालों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है कि खोटा भाषा पहिल व्याकरण के नाम बतावा। खोटा भाषा का पहला व्याकरण पुस्तक का नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो याद रखेंगे, खोटा भाषा का पहला व्याकरण का जो पुस्तक है वो है खोटा सहित सदानिक व्याकरण, और इस पुस्तक को लिखा है A.K. झा ने। ये नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो A.K. झा जी के द्वारा इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि जगर खेचा ना करल जाए ओकरा की कहल जाए। तो जिसे खंडित नहीं किया जा सकता या जिसे खंड और नहीं किया जा सकता है तो उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खोठाएं संज्ञा के शुद्ध रूप लिखा। अगर खोठा में संज्ञा को शुद्ध रूप से लिखना होगा तो या तो संज्ञा इस तरह से लिखेंगे या संज्ञा लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संज्ञा के अवजी अवैया या संज्ञा के अवजी प्रयोग हवैया शब्द के की कहल जाए। तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, उसे जो वो सर्वनाम कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कई गो भेद है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के बता दें कि कुल 6 भेद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां से आपसे सवाल जो पूछा जाता है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। भेद से आपको हर परीक्षा में, अगर ग्रामर में आपको 10 टॉपिक ऐसा पढ़ना है तो 10 में से 2 सवाल ऐसा पूछा जाता है जो कि पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली कि इसके कितने भेद हैं। या तो पूछ ले संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, क्रिया विशेषण का, अव्यय का, वाच्य का, है ना, वचन का, लिंग का, ये सभी के भेद आपसे जरूर पूछा जाता है। किसी 2 का आपको तो भेद ही पूछ लेगा कम से कम। तो ऐसे नहीं कि इसका सवाल को आप नजरअंदाज करिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखेंगे सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखने। और संज्ञा में हम लोगों ने देखा था कि संज्ञा में कुल 5 भेद होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे संज्ञा या सर्वनामिक विशेषता बतावे ओकरा की कहल जाए। तो जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहां से क्या कि सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि विशेषण के 4 भेद। पहले तो हम सर्वनाम के 6 भेद बता देते हैं, उसके बाद में हम विशेषण के भी 4 भेद बता देंगे। तो जब आपको सर्वनाम के 6 भेद पूछे तो पुरुषवाचक, ठेकानवाचक, अनठेकानवाचक, सवालवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये जो वो 6 भेद है। जबकि अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण में कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और संख्यावाचक, या तो रीतिवाचक को कई जगह पे सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो वो विशेषण कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विशेषण के कुल कई गो भेद है, तो विशेषण के कुल 4 भेद है ना। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है कि जे कोनो शब्द ले काम काज हवे के बाद करे पता चलो है ओकरा की कहल जाए। तो जे कोनो शब्द ले काम काज हवे के बाद करे पता चलो ओकरा की कहल जाए, तो उसे जो वो क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। यानी जिससे काम होने का पता चले तो उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। जकर से करनी के पता चलो, करनी मतलब क्या हो गया, फिर वही काम धंधा। तो जहां पे क्रिया होने के बारे में पता चले, काम होने के बारे में पता चले तो वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे खाना पीना, सोना उठना बैठना, ये सभी क्या है, ये सभी क्रिया है। तो यहां से क्या है, करनी का पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है ना, कुछ तो कर रहा है, तो उससे पता चलता है कि वो क्या काम कर रहा है। और करने के बारे में पता चले तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। वैसन शब्द जे क्रिया की विशेषता बताबो है ओकरा की कहल जाए। वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण के कुल कई गो भेद है, तो क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, है ना। क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। जब आप अव्यय की बात करते हैं तो अव्यय में आपको पढ़ना होता है कि अव्यय के 4 भेद होते हैं, है ना। अव्यय के 4 भेद होता है, आपने पढ़ा होगा। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, है ना, और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से वहां पे आपने पढ़ा होगा अव्यय के 4 भेद। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अव्यय में फिर क्रिया विशेषण आता है, और फिर क्रिया विशेषण के बारे में भी आपसे जो वो पूछा जाता है।
है ना। तो याद रखेंगे यहाँ पे फिर क्रिया विशेषण के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जिसमें से अगर बात करें तो यहाँ पे क्रिया विशेषण में जो आता है वो 4 भेद में एक काल को बताता है, एक स्थान को बताता है, एक रीत को बताता है और एक मात्रा को बताता है। ये 4 जो वो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, अव्यय के अंतर्गत ही आता है क्रिया विशेषण, है ना। तो क्रिया विशेषण कोई अलग से नहीं पढ़ना होता है, ये अव्यय के अंदर ही हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। नर या मादा के बोध करावे वाला शब्द के विचार के की कहल जाए। तो जहां से नर या मादा का बोध कराता है वो शब्द के विचार को क्या कहा जाता है, तो वो कहते हैं हम लोग लिंग कहते हैं उसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खोठा में मुख्य रूप से कई गो लिंग कर विधान है। तो खोठा में मुख्य रूप से कितने लिंग का विधान है, तो 3 जो वो लिंग का विधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं, खोठाएं एक ले बेसी, है ना। खोठा में एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वचन कहा जाता है। जहां पे एक से अधिक होने का बोध होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अगला सवाल है कि खोठाएं वचन पावल जा है। खोठा में वचन कितने तरह के पाए जाते हैं, तो आपको पता है कि खोठा में वचन 2 तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कारक शब्द के साधारण अर्थ की हो, तो कारक शब्द का साधारण अर्थ होता है काम करने वाला या काम से प्रभावित होने वाला। ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कारक के कई गो भेद हवो है। कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अगला सवाल है, क्रिया व काम करवैया के कहल जाए, यानी जो काम करने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे क्रिया व काम करवैया को क्या कहा जाता है, कर्ता कारक कहते हैं। उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक जो क्रिया से प्रभावित हो उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं, है ना, उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। और जहां से कह सकते हैं कि उपकरण या साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक यानी जिसके लिए या जिसके खातिर काम किया जा रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक ना, लेल, खातिर, लागिन, ये सभी का प्रयोग जो वो कारक विभक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। लागिन, लेल, खातिर, है ना। या तो हिंदी में इसका प्रयोग होता है के लिए, है ना। कोई भी काम करते हैं तो मान लीजिए उसके लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो क्रिया को किया जा रहा है, तो उसे हम लोग संप्रदान कारक के अंतर्गत रखते हैं। अगला सवाल है कि जेकर ऊपरे क्रिया फल या प्रभाव पड़े है या क्रिया से प्रभावित होने वाला कारक के की कहल जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं कर्म कारक। क्या कहते हैं, उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं या कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि मंगरे बुधना के मार ले, तो मंगरे बुधना के मार ले, तो यहाँ पे प्रभावित कौन हुआ, बुधना हुआ, क्योंकि मार वो खाया। तो यहाँ पे प्रभावित जो होगा वो कर्म कारक होगा। और मारा कौन, तो मंगरा मारा, तो मंगरा वहां पे क्या है कि कर्ता कारक के रूप में है। तो यानी जो क्रिया को करने वाला है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं, जो उससे प्रभावित होता है वो कर्म कारक होता है। मान लेते हैं कि डंडा से मारता, तो डंडा यहाँ पे करण कारक के रूप में होता है, यानी उपकरण या साधन के रूप में होता कि मारने का काम किससे किया, तो लाठी से, डंडा से, जिससे भी मारा, तो वो काहे कि करण कारक हो जाएगा, है ना। अधिकरण कारक आपको सिंपल याद रखना है कि जहां पे में या पर विभक्ति लगा हुआ हो तो वहां पे में या पर, लेकिन हालांकि यहाँ पे खोठा में या पर नहीं होता है क्योंकि ये हिंदी का विभक्ति चिन्ह है। तो कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे होता है कि दामुद्रेक कोराएं, एक शब्द आपने पढ़ा होगा दामुद्रेक कोराएं, दामुद्रेक कोराएं। अब देखिए दामुद्रेक कोराएं, यहाँ पे दामुद्रेक शब्द में क्या है, तो यहाँ पे तो संबंध कारक है, क्योंकि दामोदर के और कोराएं मतलब गोदी में, तो देखिए यहाँ पे गोदी में आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे में क्या है कि यहाँ पे कोराएं में कौन सा कारक है, यहाँ पे अधिकरण कारक है। तो ऐसे में सवाल आपसे जो वो पूछा जा सकता है, सवाल कोई आपको दे देगा और कोई ऐसे शब्द में उसका कारक विभक्ति लगा हुआ होगा और आपसे पूछ लेगा, है ना। तो जैसे बोलते हैं कि कोराएं गीदर है, एक यह भी सवाल होता है कि कोराएं छुआ है या कोराएं गीदर है, कोराएं गीदर है या छुआ है। तो यहां पे अगर पूछ ले कि कोराएं में कैसा कारक है, कौन कारक आयल है या कौन कारक विभक्ति चिन्ह लगल है, तो यहां पे आए विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। अगर पूछ ले कि कौन सा कारक है इसमें, तो याद रखेंगे ये अधिकरण कारक का उदाहरण होता है। बाकी का गीदर शब्द के बारे में आपने अच्छे से समझ रखा है।
चलिए अगला सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो क्रिया से प्रभावित होने वाला होता है वो क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। दो या दो से बेसी शब्दिक मिलल से बनल सार्थक शब्द के की कहल जाए, यानी दो या दो से अधिक शाब्दिक, है ना, दो या दो से बेसी शब्दिक मिलल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दो या दो ले बेसी शब्द कारक चिन्ह रहित कारक के, है ना, दो या दो ले बेसी शब्द कारक चिन्ह रहित मेल के कहल जाए, तो उस मेल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक और समास का आपको इस तरह से भी मिल सकता है सवाल देखने को कि दो पैदेक मध्य प्रयुक्त या विभक्ति योजक या फिर अव्यय पैदेक हटा के ओकरा आस पास लिखल जाए ओकरा की कहल जाए, तो याद रखेंगे इसे भी हम लोग समास कहते हैं। तो ये हम लोग जब समास पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में इन चीजों को हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। चलिए उनार्थक शब्द में ऊन कर माने की हवो है। उनार्थक शब्द में यहाँ पे ऊन का अर्थ क्या होता है? तो बता दें कि ऊन का अर्थ होता है छोटा, लघुता, संक्षिप्त या तो फिर हीनता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि उनार्थक शब्द कर प्रयोग कौन स्थिति में करल जाए, कि उनार्थक शब्द का जो प्रयोग होता है वो किस स्थिति में किया जाता है। तो देखिए पहला तो होगा कि बड़ा शब्द से छोटा शब्द को दर्शाने के लिए, पहला तो बड़े शब्दों को छोटे रूप में या छोटे आकार में दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उनार्थक शब्द का। दूसरा है कि छोटों के प्रति प्यार और दुलार दर्शाने के लिए, और तीसरा है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनादर के भाव व्यक्त करने के लिए, ये सभी का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो याद रखेंगे उनार्थक शब्द का प्रयोग करने के लिए ये सभी स्थिति का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मंगरा पढ़ रहा है, ई कैसन वाक्य लगे। तो मंगरा पढ़ रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंपल ये कह सकते हैं कि ये सिंपल एकदम सेंटेंस है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सरल वाक्य है एकदम सरल वाक्य है। मंगरा पढ़ रहा है, मंगरा खाए रहा है ना। और भी कोई नाम, रोहन पढ़ रहा है, रोहन सुत रहा है, रोहन गाय रहा है, रोहन नाच रहा है। इस तरह के जो भी शब्द होते हैं वो सभी सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रोहन खाए रहल है, रोहन खाए रहल है और सोहन सुत रहल है। तो यहाँ पे ई कैसन वाक्य लागत? यह जो वो संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऊ चल गए कि अड़गाही वाच्य में बदला। अब ऊ चल गए, यहाँ पे अगर इसको अड़गाही वाच्य या भाव वाच्य में अगर बदलना हो तो इसे कैसे बदलेंगे? तो याद रखेंगे इसका क्या हो जाएगा? ओकर से चलल ना गेले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि छुआ सभी स्कूल जाए रहल हत, एकर में कौन वाच्य आयल है? तो छुआ सभी स्कूल जाए रहल हत, एकर में कौन वाच्य आयल है? तो यहाँ पे अगर वाच्य की बात करें तो यहाँ पे कर्तरी वाच्य है ना, कर्तरी वाच्य या कर्ता वाच्य के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पेशगप्ती के उल्टा अर्थक शब्द छांटा। तो पेशगप्ती का उल्टा अर्थ क्या होता है? तो पेशगप्ती का अर्थ क्या होता है? कोई भी बात को गुप्त रूप में बातें करना, है ना। किसी भी बात को गुप्त रूप में या कह सकते हैं कि प्राइवेटली बात करना, उसी को हम लोग पेशगप्ती कहते हैं, है ना। प्राइवेट रूप में बात करना तो उसे, या गुप्त रूप में बात करना तो उसे हम लोग पेशगप्ती कहते हैं। और ढाक बाजवा मतलब क्या हो गया? सबके सामने मतलब खुला आमंत्रण। नहीं होता है कि एक ढाक बजा करके, मतलब नहीं बोलते कि कोई भी हम काम करते हैं तो एकदम ढोल बजा करके सबके सामने, तो मतलब क्या है कि वो चीज को खुले तौर पर हम उसको प्रस्तुत करके हम उसकी चर्चा करते हैं। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा उल्टा, यहाँ पे पूछा गया तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं। पिलखे के उल्टा अर्थिक शब्द छांटा। पिलखे का उल्टा अर्थ का शब्द क्या होगा? तो पिलखे का अर्थ क्या होता है? पिलखे का अर्थ होता है धीरे धीरे खाना। नहीं बोलते कि एकदम पिलक पिलक के खाए ले, जल्दी खो।
तो पिलखना का होता है धीरे धीरे खाना, और याद रखेंगे तुबेक होता है इसका जल्दी जल्दी खाना, यानी इसका उल्टा हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना उसको कहते हैं पिलख करके खाना, और तुबेक मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। जौन माध्यम या साधन ले काम पूरा हबो है ओकरा की कहल जाए, यानी जिस माध्यम या साधन से काम पूरा होता है उसे क्या कहा जाता है। अब इसका आंसर अगर हम लोग देखना चाहें कि इसका सही आंसर क्या होगा, यहां पे अगर इस सवाल को हम लोग ध्यान से देखें तो याद रखेंगे यह जो वो करण कारक का ये उदाहरण होगा, है ना, करण कारक उसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है कोन्हो क्रिया के हवेक व ना हवेक बेरा के पता चलो ओकरा की कहल जाए, यानी कोई भी क्रिया होने या नहीं होने के समय का पता चले उसे क्या कहा जाता है। तो जहां से क्रिया होने के समय का पता चल रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है काल। क्या कहते हैं उसे हम लोग, काल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोई भी काम कब हो रहा है और किस समय में वह क्रिया जो वो संपन्न किया जा रहा है, या कब होने वाला है, या कब होगा, या कब हो गया, ये समय का जब पता चलता है तो वहां से उसे हम लोग काल कहते हैं। और कैसे जो काम होने के बारे में पता चले, काम के बारे में पता चले तो वो क्रिया कहलाता है, और क्रिया से प्रभावित होने वाला या क्रिया को करने वाला जो होता है वो कारक कहलाता है। जो क्रिया की विशेषता जो बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए एक ही जगह पे कई सारे कंसेप्ट आपके पास में छिपे हुए होते हैं। अगर सवाल में थोड़ा बहुत भी घुमा दिया अगर शब्दों में, तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये कैसे सवाल पूछ लिया गया। तो देखिए जहां से काम धाम होने के बारे में पता चले तो वो क्रिया कहलाता है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, जहां से काम धंधा यानी काम वगैरह होने के बारे में पता चले, काम काज होने का पता चले तो उसे क्रिया कहते हैं। जहां क्रिया से जो क्रिया की जो विशेषता बतला रहा हो, यानी क्रिया की जो विशेषता बतलाए उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। या क्रिया को करने वाला या क्रिया से प्रभावित होने वाला या क्रिया को किस माध्यम से या किस साधन से क्रिया को किया जा रहा है उसे हम लोग कारक के रूप में हम लोग देखते हैं। और कोई भी क्रिया कब किया जा रहा है या कब होने वाला या कब हो गया, इसके समय के बारे में पता चले तो उसे हम लोग काल कहते हैं। तो ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि काल के कई गो भेद हुए, तो काल के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, भूतकाल यानी जो बीत गया जिसको बीतल काल कहा जाता है ना। एक हो गया वर्तमान काल यानी जो वर्तमान में चल रहा है, और एक हो गया भविष्यत काल जो आने वाले समय में होगा। तो कोई भी क्रिया 3 समय में हो सकता है, 3 कंडीशन हो सकता है, या तो वो क्रिया हो गया होगा, या हो रहा है, या तो फिर होने वाला हो। यही 3 चीज हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि वर्तमान काल में फिर 3 भेद हम लोग देखते हैं, फिर भूतकाल में 6 भेद देखते हैं, फिर भविष्य काल में 3 भेद देखते हैं, फिर उसमें से अलग अलग भेद हम लोग देखते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एकर में कौन काल के भेद ना लागे, यानी इसमें से कौन सा जो वो काल का भेद नहीं है। तो भूतकाल यानी बीतल काल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों तो है, अड़सरिया काल नहीं है। इसका आंसर जो है वो डी गलत है। अगला सवाल है कि भूतकाल के कहल जाए, भूतकाल कहल जाए काम जे भे गेल है, काम जे भे रहल है, या काम जे बेहत है। तो काम जो हो गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, है ना। तो भूतकाल किसे कहा जाता है, जो काम हो गया है, जो काम हो गया है पहले ही, उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि एक टोकी फूल कैसन किताब लागे। एक टोकी फूल जो वो किस प्रकार का किताब है, तो यह लोकगीतों का संकलन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एकर में कौन लोक साहित्य कर विशेषता नाय लागे, यानी इसमें से कौन सा जो वो लोक साहित्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो मौखिक परंपरा से प्रगतिशील प्रक्रियाएं चल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। एकर रचनाकार ज्ञात रहे, ये गलत है। एकर रचना काल अज्ञात रहे, ये तो सही है, ये भी सही है। और एकर शैली सहज सरल और अलंकार रहित रहे है, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही दे रखे हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कि सोहान लागेरे किताबिक संपादक लागत। सोहान लागेरे किताबिक संपादक कौन है।
तो याद रखेंगे इस पुस्तक के संपादक जो वो हैं दिनेश दिनमणि। तो सवाल आपके डायरेक्टली पूछे जाएंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि आपको डीपली सवाल भी कुछ कुछ पूछा जाएगा। तो डीपली सवाल को भी हम लोग कवर करेंगे। आज के सेशन में थोड़ा सा आसान प्रश्न जरूर दिए गए हैं, लेकिन आगे आने वाले पेपर में आपको अच्छे अच्छे सवाल भी देखने को मिलेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सहियारी गीत कहल जाए। सहियारी गीत केकरा कहल जाए? तो सहियारी गीत वैसे गीत को कहा जाता है जो कि संस्कार से जुड़े हुए दोस्ती यारी के बेराए गावल गीत के सहियारी गीत कहल जाए। जबकि बेटा बेटी के जन्मे छठा दिन में गावल गीत के छठियारी गीत कहल जाए और बेटा बेटी के बिहा पहर गावल गीत के बिहा गीत कहल जाए। तो ये तीनों गीत जो वो संस्कार गीत के अंतर्गत आता है, छठियारी, सहियारी और बिहा गीत, ये तीनों गीत जो वो संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं और ये सभी गीतों की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। छठी संस्कारिक ले तारे सही उत्तर छांटा, यानी छठी संस्कार से संबंधित सही उत्तर आपको छांटने के लिए दे रखा है। तो बच्चा के जन्म एक छठा दिन हो वो है, तो ये बिल्कुल सही है। जन्म के छठे दिन छठियारी होता है, छठी जिसको कहते हैं। जच्चा बच्चा के हल्दी तेल से नहावल जाए, यानी बच्चा और उसके माता को जो वो हल्दी और तेल वगैरह से जो वो नहाया जाता है। गिदरे माए बाप के नावा रांगल साड़ी धोती पहरावल जाए, तो ये सभी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। आम बिहा का नेक केकर घारे हवो है, यानी आम बिहा का नेक जो होता है वो किसके यहाँ पे होता है, किसके यहाँ संपन्न होता है? तो लड़के के यहाँ पे, लड़की के यहाँ पे। तो आम बिहा का नेक जो होता है वो बर के यहाँ पे यानी लड़का के यहाँ पे संपन्न होता है। करम पर्व में कौन गीत गावल जाए, यानी करम पर्व में यानी करम त्योहार में कौन सा गीत जो वो गाया जाता है? तो जावा गीत और झूमर, ये दोनों गीत जो वो गाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सोहराय पर्व में कौन गीत गावल जाए? सोहराय पर्व में किस गीत को गाया जाता है? तो याद रखेंगे चांचर गीत को जो वो गाया जाता है। जबकि भदरिया की अगर बात करें तो ये ग्रीष्म ऋतु में गाए जाने वाले गीत हैं। झुमटा की अगर बात करें तो यह विवाह वगैरह के समय में, है ना, विवाह के समय में गाया जाने वाला गीत होता है जिसको झुमटा कहा जाता है। क्लियर हो गया। और निर्णय की अगर बात करें तो याद रखेंगे ये गर्मी के अवसर पर या गर्मी के मौसम में गाए जाने वाले गीत हैं जो कि ग्रीष्म ऋतु में गाए जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे निर्णय कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगला सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे अगला सवाल कि गिदरे खिलावे के बेराए गावल गीत के की कहल जाए। तो जो बच्चों को खिलाने के लिए जो गीत को गाया जाता है उसे बाल गीत कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मारा फारी काम खोज लो, बाहरे के लोग करे ठेकेदारी, हमर धरती कोयला सोना ताबो हमीर भिखारी। ये कौन रकमे के गीत लगे? तो यह एक श्रम गीत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एक पथिया डोंगल महुआ किताबिक जो हड़वैया के लागत। एक पथिया डोंगल महुआ यह एक कह सकते हैं कि कविता संग्रह है, कविताओं का संकलन किया गया है और इसमें से जो कविता संकलित करने का जो काम किया है वो संतोष कुमार महतो के द्वारा किया गया है। और इसके जोहड़वैया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संतोष कुमार महतो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने। इस पुस्तक में कुल 47 कविताओं को संकलित किया गया है। 47 कविता इसमें से संकलित है। संतोष कुमार महतो इसके संकलनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। हमने सब एक कविता कवि का नाम बतावा। हमने सब एक, इस कविता का कवि कौन है, यानी किस कवि के द्वारा इस कविता को लिखा गया है? तो बता दें कि हमने सब एक पथिया डोंगल महुआ में छपी हुई पहली कविता है जिसे श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया है इस कविता को। क्लियर हो गया। और किस पुस्तक में छपा हुआ है? तो एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपी हुई कविता है हमने सब एक। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि छुआ जुवान आवा पढ़ुआ किसान आवा, घर के घरेनी आवा हिंदू मुसलमान आवा। ये गीत कौन कविता से आयल है? या यह गीत नहीं, या कह सकते हैं कि यह पंक्ति ले सकते हैं, है ना, यह पंक्ति जो वो ले सकते हैं, है ना। तो ये पंक्ति जो वो किससे लिया गया है? तो यह पंक्ति जो लिया गया है वो आगू करब आपन देश कविता से लिया गया है। आगू करब आपन देश जो कविता है उसी में से यह पंक्ति जो वो छपा हुआ है कि छुआ जुवान आवा पढ़ुआ किसान आवा, कि चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, पढ़ने वाले हो या किसान हो, या तो घर के गृहिणी हो, या तो हिंदू हो या मुसलमान हो, यानी कोई भी सब वर्ग के हो,
चाहे वो घर के गृहिणी हो या किसान हो या पढ़ने वाले हो या बच्चे हो या जवान हो, हर किसी को आगे आइए, हर कोई आगे आकर के अपने देश को आगू ले जाइए। और इसको लेकर के लिखा है एक गीत सुकुमार जी के द्वारा, जिसका नाम है आगू करब आपन देश, है ना। इस कविता को लिखा किसने है? तो इस कविता को लिखा है सुकुमार ने, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जिनका पूरा नाम है। यह भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि कौन आपन काम करे के लेल मेडल आर मेडल, है ना, मेडल यहां पे हो गया, मेडल होगा ना, ये बिंदु नहीं होगा। कौन आपन काम करे के लेल मेडल और राज भोगे के लालसा नाय राखो हत। तो बता दें कि जो हमारे देश के जवान और किसान हैं, ये ना ही मेडल की चिंता करते हैं और ना ही ये राज भोगने की लालसा रखते हैं अपने अंदर। वो निस्वार्थ भाव से लगातार जो वो देश हित में वो काम करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। और एक जो वो कह सकते हैं कि हमारी रक्षा करते हैं, तो दूसरा कोई कह सकते हैं कि हमारे पेट में जो अनाज कैसे पहुंचे इस पर विचार करते हैं, इस पर दिन रात मेहनत करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारे देश के जवान और किसान ये दोनों जो वो ना ही मेडल की चिंता इनको है, ना ही इनको मेडल चाहिए और ना ही राज भोगने की इनके पास में कोई लालसा होती है। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा जवान और किसान, ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आज एकाय खोरठा गीत के लिखल हत। आज एकाय खोरठा, इस गीत को जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? आज एकाय खोरठा और एक और कविता आपको याद रखना है, तबे हमें कभी नाय। आज एकाय खोरठा और तबे हमें कभी नाय, ये दोनों कविता जो लिखा गया है वो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे इस गीत को किसके द्वारा लिखा गया है? ए.के. झा जी ने लिखा है, जिनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है। अगर शांति भारत के बारे में बात करें तो शांति भारत के द्वारा एक गीत को लिखा गया है, सुहान लागे रे, है ना, सुहान लागे रे एक गीत को लिखा है इन्होंने, इसके बारे में आपको पता होगा। और साथ ही साथ में इन्होंने दो कह सकते हैं कि लोक कथा का संकलन भी किया है इन्होंने, या संकलित करने का काम किया है दो लोक कथाओं का, एक 7 भाई 1 बहन और एक था धनिक धदैनी। ये दो लोक कथा का संकलन करने का काम जो वो शांति भारत ने किया है। दीपक सवाल के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने एक गीत लिखा है सुहान लागे रे पुस्तक में, और उस गीत का नाम है कते सुंदर छोटा नागपुर, जो कि दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया है। और अंबुज कुमार की बात करें तो इन्होंने भी एक गीत लिखा है जो कि सुहान लागे रे पुस्तक में छपा हुआ है, और उस गीत का नाम क्या है? तो याद रखेंगे अंबुज कुमार के द्वारा जो गीत लिखा है वो गीत का नाम है हमर भारत महान। हमर भारत महान जो गीत है उसको लिखा है अंबुज कुमार ने। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि तबे हमें कभी नाय केकर लिखल कविता लागे। तो तबे हमें कभी नाय, तबे हमें कभी नाय, यह कविता भी जो वो लिखा है ए.के. झा जी ने, है ना। तो ए.के. झा जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। तो इस तरह से भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में आप घबराइए नहीं कि ए.के. झा तो कहीं दिख ही नहीं रहे, तो ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखिएगा ताकि आप आसानी से प्रश्नों का आंसर कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, महुअक भनिता केकर लिखल कविता लागे। महुअक भनिता, महुआ भनिता मतलब महुआ की विशेषता, यहाँ पे मुख्य रूप में महुआ का गुण जो वो बताया गया है कि महुआ का क्या क्या गुण है। और इस कविता को जो लिखा है वो अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है, और एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में यह छपी हुई कविता है। तो याद रखेंगे अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा इस कविता को जो वो लिखा गया है, अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा। अगला सवाल है कि रूसल भोला कौन रकमेक रचना लागे। रूसल भोला कौन रकमेक रचना लागे। तो रूसल भोला की अगर बात करें तो यह पहला तो आपको याद रखना कि यह एक कविता है ना। किस प्रकार की रचना है? तो यह जो वो एक शिष्ट कविता है। कविता में भी कैसी कविता है? तो शिष्ट कविता है ना, शिष्ट कविता है। क्लियर हो गया। और इस कविता को लिखा किसने है? इस कविता को लिखा है संतोष कुमार महतो ने। किसके द्वारा लिखा गया है? संतोष कुमार महतो के द्वारा इस कविता को जो लिखा गया है ना, रूसल भोला। और यह किस पुस्तक में छपा हुआ है? तो एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपी हुई कविता है। और संतोष कुमार महतो ही संकलनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे में सवाल यह इंपॉर्टेंट बन जाता है कि संतोष कुमार महतो जी के कौन कविता एक पथिया डोंगल महुआ किताबें छपल है। तो ऐसे में जो आपको ऑप्शन देगा वो तो रूसल भोला ही रहेगा, है ना। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेढ़ और मानुष केकर लिखल कविता लागे। तो मेढ़ और मानुष इस कविता को जो वो किसके द्वारा लिखा गया है?
तो मेढ़ और मानुष इस कविता को जो लिखा है वो शिवनाथ प्रामाणिक ने लिखा है। यहाँ पे मेढ़ का अर्थ क्या होता है, तो मेढ़ का अर्थ होता है मूर्ति, मेढ़ का अर्थ होता है मूर्त या मूर्ति कह सकते हैं, मूर्त या तो फिर मूर्ति। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेढ़ और मानुष इस कविता को लिखा है शिवनाथ प्रामाणिक ने। शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा एक गीत भी लिखा गया है सोहान लागेरे पुस्तक में, जिसका नाम है जय माय जननी। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जय माय जननी गीत केकर लिखल लागे, तो वह भी शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा ही लिखा गया है। दामोदरे कोराय जो कि एक खंड काव्य है, जो कि काफी चर्चित रचना है, यह रचना भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा इन्होंने कई सारी रचनाएं और भी लिखी है ना, तो इसके बारे में हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना चीजें आपको याद रखने यहां से। अगला सवाल है कि देशेक जुबान केकर लिखल कविता लागे। तो देशेक जुबान इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है, तो देशेक जुबान एक पथिया डोंगल बहुआ में छपी हुई कविता है और इस कविता को लिखा है विनोद कुमार ने। किसने लिखा है, विनोद कुमार के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। अगला सवाल है कि मन हरू और मन मारू कौन रकमेक शब्द हके। तो मन हरू यानी मन से हारा और मन से मरा हुआ, तो ये कौन रकमेक शब्द लागत, ये जो वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है ना, तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कैसन रचना लागे। तो याद रखेंगे यह जो वो एक शिष्ट प्रकार का गीत है ना, शिष्ट प्रकार का गीत है जो कि शिष्ट गीत है। एक हम लोगों ने पढ़ा है लोकगीत और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है शिष्ट गीत। लोकगीत और शिष्ट गीत में क्या अंतर होता है, तो ये हम बार बार इन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। लोकगीत जो वो मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, जबकि शिष्ट गीत जो वो क्या है, ये लिखित रूप में होता है। ये मौखिक रूप में तो कह सकते हैं कि मौखिक रूप में तो गाया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये लिखित रूप में भी होता है। जबकि लोकगीत जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो मौखिक रूप से चला आ रहा है। दूसरा क्या अंतर होता है कि लोकगीत के रचनाकार और रचना काल का पता नहीं होता है, ना ही रचनाकारों का पता होता है और ना ही रचना काल का पता होता है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ना ही रचनाकार का पता होता है ना ही रचनाकाल का पता, दोनों का पता नहीं होता है। जबकि शिष्ट गीत में अभी देखिए हम लोग कोई भी गीत लेते हैं, जैसे कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, इस गीत के रचनाकार आपको पता है, गीतकार पता है, सुकुमार है। लेकिन क्या अगर कोई पूछ दे कि करम पर्व को करम गीत को किसने लिखा है, आप बता सकते हैं उसका नाम? नहीं बता सकते। साथ ही साथ में मान लेते कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत को एक समय में लिखा गया है, वो समय आपको ज्ञात हो सकता है। अगर यहाँ पे मेंशन कर दिया जाए कि ये वर्ष इस गीत को लिखा गया है, इस वर्ष, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। कोई भी मान लीजिए कि जैसे कि अगर सोहान लागेरे पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप में पता चल जाता है कि हाँ इस किताब का प्रकाशन कब हुआ है, तो प्रकाशन वर्ष आपको पता होता है। और साथ ही साथ में उसमें जो भी गीत लिखे हुए हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा। अगर कहीं लेखक चाहे कि वहां उसमें हम मेंशन कर दे कि किस वर्ष इसको जो वो लिखा गया है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो लोकगीत होता है इसके रचना काल का पता नहीं होता कि कब इसकी रचना हुई है। ये मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो चलते आ रहा है। तो ये दोनों में अंतर होता है, शिष्ट गीत में और लोकगीत में। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखने, क्योंकि यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल है कि बोने पाकले सैया कोर केकर लिखल गीत लागे। तो बोने पाकले सैया कोर केकर लिखल गीत लागे, तीसरे जो लिखा है वो दिनेश दिनमणि ने लिखा है। दरअसल सोहान लागेरे पुस्तक के जो संपादक हैं वो दिनेश दिनमणि ही है, और दिनेश दिनमणि के द्वारा ही इस गीत को जो वो लिखा गया है, बोने पाकले सैया कोर। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सोहान लागेरे केकर लिखल गीत लागे। सोहान लागेरे इस गीत को जो वो किसके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये काफी आसान प्रश्न लग रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है कि अगर यहाँ पे कोई एक ऑप्शन को हटा करके हम यहाँ पे अगर कर देते दिनेश दिनमणि, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मान लेते कि दिनेश दिनमणि एक ऑप्शन में हम और यहाँ पे जोड़ दिया जाए, है ना, दिनेश दिनमणि को अगर ऑप्शन में जोड़ दिया जाए, तो ऐसे में कई लोग जो वो गलती से दिनेश दिनमणि भी आंसर कर लेंगे। तो इन दोनों में अंतर आपको याद रखना कि अगर पूछे कि इस गीत के लेखक कौन है, तो यहां पे हो जाएगा शांति भारत। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि सोहान लागेरे के संपादक के लागे, तो संपादक यानी पुस्तक का संपादन करने का काम दिनेश दिनमणि ने किया है। तो दोनों में अंतर आपको याद रखने हैं।
बाकी के ऑप्शन हमें एक बार अगर ध्यान दे तो अंबुज कुमार के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इन्होंने लिखा है हमर भारत महान, एक गीत है जिसको लिखा है इन्होंने। सावित्री देवी की बात करें, है ना, यहां पे सावित्री देवी दिख रहा है आपको एक ऑप्शन में। तो सावित्री देवी की चर्चा करें तो इन्होंने एक लोक कथा लिखा है ना। सावित्री देवी की बात करें तो इन्होंने एक लोक कथा लिखा है जिसका नाम है छागर गोरखिया और केतकी फूल। छागर गोरखिया और केतकी फूल के बारे में आपने पढ़ा होगा। केतकी फूल को जो वो इन्होंने संकलित करने का काम किया है। और सावित्री देवी कौन है? ये चितरंजन महतो चित्रा जी की पत्नी है। यह भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बंसीलाल बंसी जी के बारे में अगर बात करें तो बंसीलाल बंसी जी के बारे में आपको लोक कथा से संबंधित एक आपको याद रखनी है, गुद पुचू रानी और कौआ। इस लोक कथा को संकलित करने का काम किया, हम लिख देते हैं गुदु पुचू रानी और कौआ, है ना, गुदु पुचू रानी और कौआ। तो इस लोक कथा को संकलित करने का काम जो किया है वो बंसीलाल बंसी ने किया है। जबकि शांति भारत के बारे में तो आपको पता चल गया है ना। सोहान लागरे इन्होंने गीत को लिखा है। दो इन्होंने लोक कथा का संकलन भी किया है और दोनों लोक कथा के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 7 भाई 1 बहन और धनिक धधेनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर, है ना, कते सुंदर छोटा नागपुर कौन किताबें छपल गीत हके। अब ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सी रचना किस पुस्तक में छपी हुई है। तो कते सुंदर छोटा नागपुर यह जो वो एक गीत है, शिष्ट गीत है और दीपक सवाल के द्वारा इस शिष्ट गीत को लिखा गया है कते सुंदर छोटा नागपुर। और यह किस पुस्तक में छपा हुआ है? तो सोहान लागेरे पुस्तक में यह छपी हुई है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमर भारत महान कौन विधा के रचना लागे। हमर भारत महान कौन विधा के रचना लागे। तो हमर भारत महान यह जो वो शिष्ट गीत जो है, क्या है? शिष्ट गीत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। मिली के रहिहा केकर लिखल गीत लागे। तो मिली के रहिहा, भारतवासी मिली के रहिहा रे, इस गीत को जो वो लिखने का काम किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे प्रदीप कुमार दीपक, जिनका उपनाम जो वो दीपक है। तो प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा इस गीत को जो वो लिखा गया है, प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा। यहां से सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे, इन चीजों को आपको ध्यान रखने हैं। तो याद रखेंगे प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा गीत को लिखा गया है मिली के रहिया, जो कि सोहान लागेरे पुस्तक में प्रकाशित है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऑप्शन में अगर हम लोग ध्यान दें, जैसे कि सुकुमार। तो सुकुमार की बात करें तो इन्होंने एक कविता लिखा है आगू करब आपन देश और एक गीत लिखा है इन्होंने मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे। संतोष कुमार महतो जी के बारे में हम पहले बता चुके हैं, है ना। इन्होंने जो वो एक कविता जो कि आपको पढ़ना है, रुसल भोला कविता एक पथिया डोंगल भगवा के, और उसके ये संकलनकर्ता या संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। महेश गोलवार की अगर बात करें तो महेश गोलवार जी के द्वारा आपको हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि जय जवान जय किसान केकर लिखल कविता लागे। जय जवान जय किसान केकर लिखल कविता लागे। तो महेश गोलवार जी ने एक कविता लिखा है, एक पथिया डोंगल महुआ में प्रकाशित है, जिसका नाम है जय जवान जय किसान। अगला सवाल है कि सांझे हासे झींगा फूल केकर लिखल गीत लागे। तो सांझे हासे झींगा फूल यह किसके द्वारा लिखा गया गीत है। तो सांझे हासे झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी ने इसे जो वो लिखा है और इनका उपनाम जो वो सुधाकर है। क्लियर हो गया। यहां से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा कौन गीत के लिखल गेल है या कौन गीत लिखल है। हो सकता है कि गीत के ऑप्शन आपको 4 दे दे और आपको लेखक से दे दिए सवाल। या तो पूछ लिया जाए कि गीत को किसने लिखा है, या तो यह गीत किस पुस्तक में छपा हुआ है। 2-3 तरह से सवाल आपसे, 3-4 तरह से सवाल आपसे घुमा फिरा करके पूछ सकता है। बौन रक्षा जीवन रक्षा केकर लिखल गीत लागे। तो बौन रक्षा जीवन रक्षा यह गीत को लिखा है अनीता कुमारी ने। अनीता कुमारी के द्वारा इस गीत को जो वो लिखा गया है बौन रक्षा जीवन रक्षा। अगला सवाल है कि सेमातिक बौणी मेला केकर लिखल गीत लागे। आज थोड़ा सवाल एक ही किस्म का सवाल हो गया है ना। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसका जो वो सवाल थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, है ना। धीरे धीरे जैसा जैसे स्टेप बढ़ेगा टेस्ट का, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल जो वो बढ़ता जाएगा। केकर लिखल गीत लागे, सेवातिक बौड़ी मेला केकर लिखल गीत लागे। तो इसे लिखा है लिखी है सुभद्रा कुमारी ने। सुभद्रा कुमारी के द्वारा इस गीत को लिखा गया है सेवातिक बौड़ी मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। जय माय जननी केकर लिखल गीत लागे। तो जय माय जननी यह गीत जो वो किसके द्वारा लिखा गया है।
तो इस गीत को लिखा है शिवनाथ प्रामाणिक ने। किसने लिखा है? शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा इस गीत को लिखा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67 पे। 7 भाई एक बहन कैसन रचना लागे। तो 7 भाई एक बहन यह जो वो एक लोक कथा है। क्या है? यह एक लोक कथा है। धनेक धधैनी का अर्थ बतावा। धनेक धधैनी का अर्थ क्या होता है? रुपया की त्रैनी, रुपया घमंड, रुपया अहंकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। धनेक धधैनी इस लोक कथा को संकलित करने का जो काम किया है वो किसने किया है? शांति भारत ने किया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धनेक धधैनी ककर संकलित लोक कथा लागे या लोक कथा के संकलन करवैया के नाम बतावा, तो इसको संकलन करने का जो काम किया है वो किसके द्वारा किया गया है? शांति भारत के द्वारा किया गया है। तो 7 भाई एक बहन और धनेक धधैनी ये दोनों लोक कथा को शांति भारत जी के द्वारा ही संकलित किया गया है या लिपिबद्ध किया गया है। अगला सवाल है, खूंटा भीतर चिया गोटा कहानी है, कहिक चिया गोटा के चर्चा करल गेल है। तो इमली का गोटा का चर्चा यहाँ पे मिलता है। अगला सवाल कि पीठा कैसन शब्द लागे। तो पीठा जो वो व्यंजन में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम लोग रखेंगे, है ना। तो याद रखेंगे पीठा जो वो एक खास व्यंजन है। अगर व्यंजन होता तो जातिवाचक होगा, लेकिन किसी खास व्यंजन की चर्चा की जाए तो ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा जब ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप चीज वस्तुवाचक संज्ञा करेंगे, लेकिन पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा हो तो इसी को आंसर आप करिएगा। जातिवाचक संज्ञा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर पूछ लिया जाए कि व्यंजन क्या है, व्यंजन हो गया, मिठाई हो गया, है ना, मिठाई हो गया, मिठाई तो खैर भाववाचक हो गया, है ना, मिठाई तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ये तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि पकवान, पकवान क्या है, तो ऐसे में यह भी सवाल जो वो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। कहीं से भी सवाल आपको घुमा फिरा करके पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप में पीठा की चर्चा की गई तो इसलिए पीठा के बारे में आपको ध्यान रखने, यह जो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा ऑप्शन में तो फिर आप चीज वस्तुवाचक संज्ञा करेंगे। अगले सवाल पे आते हैं, बूढ़ी और ओकर नाती कौन रकम एक रचना लागे। तो बूढ़ी और ओकर नाती यह जो वो किस प्रकार की रचना है। तो बूढ़ी और ओकर नाती इस रचना को या कह सकते हैं कि या तो पहला तो एक लोक कथा है और इस लोक कथा को संकलित करने का काम किया है अरविंद कुमार ने। किसके द्वारा? अरविंद कुमार के द्वारा। और ये नाम आपको जरूर याद रखने, यह सवाल आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो अरविंद कुमार के द्वारा इस लोक कथा को संकलित करने का काम किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। गुदु पुचू रानी और कौआ लोक कथाएं गुदु पुचू किए गए। तो गुदु पुचू एक पोका है और पोका का अर्थ होता है कीड़ा। गोहायल पर्व कहल जाए, गोहायल पर्व किसे कहा जाता है। तो गोहायल पर्व कहल जाए गोरैया पूजा के, सोहराय पर्व के या गोवर्धन पूजा के, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। और गोहायल पर्व यह क्या है? एक लोक कथा है और इस लोक कथा को संकलित करने का काम जो किया है वो ए.के. झा जी ने किया है। ए.के. झा जी ने इस लोक कथा को संकलित करने का काम किया है। ए.के. झा जी के द्वारा 3 लोक कथा का संकलन किया गया है, एक गोहायल पर्व, एक दो बिहाई दुर्गति या दो बिहाग दुर्गति और एक लुरगर बेटी छुआ। ये तीनों लोक कथा को संकलित करने का काम जो किया है वो ए.के. झा जी के द्वारा किया गया है। दो बिहाई दुर्गति का अर्थ बतावा। तो दो बिहा के नतीजा, नतीजा मतलब कष्ट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि लुरगर बेटी छुआ लोक कथा है, लुरगर कैसन शब्द लागे। तो लुरगर बेटी छुआ में लोक कथा में लुरगर शब्द जो वो क्या है? एक विशेषणवाची शब्द है। अगला सवाल कि छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा के संकलन करल है। तो इस लोक कथा को संकलित करने का काम जो किया है वो सावित्री देवी के द्वारा किया गया है, सावित्री जी के द्वारा, देवी जी के द्वारा किया गया है संकलित। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। छहर कहानी केकर लिखल रचना लागे। तो एकदम आसान सा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बोनेकलोर कौन किताबें छपल है। तो बोनेकलोर कहानी जो वो छहर पुस्तक में छपा हुआ कहानी है। हम जियब कैसे कहानी है कौन पात्र आयल है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है कि हम जियब कैसे कहानी है कौन पात्र आयल है। तो हम जियब कैसे कहानी में कौन सा पात्र आया हुआ है? चानो वाली, चुनिया, कर्मी या सोमरी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसे में क्या है कि ऑप्शन आपको अगर आपको इस तरह से दे देता है तो ऐसे में आपको फंसा सकता है। तो याद रखेंगे चुनिया इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। जबकि ओद दीदा में आपने पढ़ा होगा एक कहानी है ओद दीदा जो कि सोंध माटी में छपा हुआ है, और ओद दीदा में आपने पढ़ा होगा चानो वाली के बारे में।
है ना, ओद दीदा, जिसको विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। हम जियब कैसे, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। कर्मी आपने चाबी काठी नाटक पढ़ा होगा, वहां पे इन चीजों के इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, इन दोनों पात्र के बारे में आपने वहां पे पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नावा छोट जिम्मेदार, है ना, नावा छोट जिम्मेदार कहनी कर अत्याचारी दरोगा के नाम आयल है। तो किस अत्याचारी दरोगा का नाम आया है, जालिम सिंह, कालूराम, बलराम सिंह या ध्रुव सिंह। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बलराम सिंह। उबार कहानी के लेखक के नाम बतावा। तो उबार कहानी को लिखा किसने है, तो उबार कहानी के लेखक जो है वो है विनोद कुमार, और यह सोंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है। सोंध माटी पुस्तक में छपी हुई कहानी है उबार, और ये पुस्तक की कह सकते हैं कि पहली कहानी जो है वो है उबार। ये आपको ध्यान रखना है। उबार का अर्थ यहां पे क्या होता है, संकट से निकालना या विपत्ति से बाहर निकालना। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है, जिंदगी की डोबानी कहानी कौन किताब है उखरबल है। तो जिंदगी की डोबानी यह जो कहानी है वो किस पुस्तक में छपा हुआ है, तो यह पुस्तक जो है वो है सोंध माटी। सोंध माटी में ही जिंदगी की डोबानी कहानी जो वो छपा हुआ है, और इस कहानी को जो लिखने का काम किया है वो विनोद कुमार ने किया है। क्लियर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं, ओद दीदा कहानी के लेखक के नाम बतावा। तो ओद दीदा कहानी को जो लिखा है वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। खूब कहानी है आयल पात्र छांटा। खूब कहानी में कौन सा पात्र आया हुआ है, आपको छांटने के लिए दे रखा है। रोहन आया हुआ है, नहीं। रोहन की चर्चा जो वो दो रचनाओं में किया गया है। एक तो आपने पढ़ा होगा, जब आपने चाबी काठी नाटक पढ़ा होगा तो वहां पे कालूराम का बेटा का नाम रोहन रहता है, और एक आपने छैहर कहानी पढ़ा है तो वहां पे भी रोहन और मोहन के बारे में आपने पढ़ा है। तो इस प्रकार से खूब कहानी में तो ये पात्र नहीं आया है। जंगली की बात करें तो जंगली भी यहाँ पे नहीं है। जंगली के बारे में आपने पढ़ा होगा जिंदगी की डोबानी। जिंदगी की डोबानी जो कहानी है वहां पे आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। जबकि जगन्नाथ चौधरी की चर्चा करें तो यह भी जो वो इसका गलत आंसर है। जगन्नाथ चौधरी के बारे में भी आपने खूब कहानी में तो नहीं पढ़ा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, क्योंकि इनके बारे में आपने कहां पे पढ़ा है, तो आपने एक कहानी पढ़ा है नावा छोट जिम्मेदार, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो है वो डी गलत है, क्योंकि एकर में कोई भी नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी खूब कहानी में से कोई भी पात्र ये नहीं आया हुआ है। अगला सवाल है कि चाबी काठी कर अर्थ बतावा। तो चाबी काठी का अर्थ होता है मालिकाना हक, इसका सही आंसर हो जाएगा। करम पर्व कौन महीनाएं मनवल जा है। करम पर्व जो वो भादो एकादशी को मनाया जाने वाला पर्व है। फूल कर पर्व सरहुल और तकर प्रासंगिकता कैसन रचना लगे। तो यह एक निबंध है। क्या है, यह एक निबंध है। अगला सवाल है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बापे का नाम बतावा। तो याद रखेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के पिताजी का नाम क्या है, बलदेव प्रसाद उपाध्याय, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, पानुरी जी के खोठा के टैगोर कह के संबोधित करला। तो याद रखेंगे पानुरी जी को कई उपनामों से जो वो संबोधित किया जाता है, और ऐसे में कई बार सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चतुर्भुज साहू, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज साहू। देखिए विश्वनाथ दसौंधी राज ने खोठा के भीष्म पितामह कह करके संबोधित किया था, है ना। खोठा के भीष्म पितामह या खोठा के पुरोधा। रामदयाल पांडे के बारे में अगर चर्चा करें तो इन्होंने खोठा के वाल्मीकि कह करके जो वो संबोधित किया था, और विकल शास्त्री के बारे में बात करें तो खोठा के नागा अर्जुन कह करके इन्होंने जो वो संबोधित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों आपको याद रखने हैं, और चतुर्भुज साहू ने खोठा के टैगोर कह करके संबोधित जो वो पानुरी जी को किए हैं। अगला सवाल कि एके झा जी कौन बछर सिराय गेला। तो एके झा जी का निधन वर्ष आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो याद रखेंगे 29 सितंबर 2013 ईस्वी को एके झा जी का जो वो निधन हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। यहां से सवाल आपसे जो वो पूछे जा सकते हैं, है ना। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी की जन्म बछर बतवा। तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म कब हुआ है, तो 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को भटमुरना कतरास में इनका जो वो जन्म होता है। यहां से हो सकता है कि आपसे सवाल में जो वो पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में इनके पिता का नाम मुखराम दसौंधी है, और माता का नाम लेकर के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, क्योंकि कुछ जगह पे उषामणि देवी दे रखा है ना। कुछ जगह पे आपको उषामणि देवी मिल जाएगा और कुछ जगह पे फूटा देवी मिल जाएगा।
अब देखिए ऐसे में क्या होता है ना कि कुछ पुस्तक आपको दे रखा है, अलग अलग मिलता है, तो ऐसे में आप क्या करें, दोनों ऑप्शन को आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि सवाल में आपको कहां से सवाल हो सकता है कि ऑप्शन में कोई भी आपको देखने को मिल जाए, दोनों ऑप्शन तो नहीं रहेगा, आप 100% मान के चलिए कि दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि उषा मणि ना दे करके आपको फूटा देवी दे दिया, या तो हो सकता है कि यह ना दे करके अगर कि ये दे दिया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो इसीलिए आप बीच का रास्ता अपनाइएगा, सबसे अच्छा होगा, है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार से, यहां से भी एक विवाद खड़ा होता है विश्वनाथ नागर जी से संबंधित। विश्वनाथ नागर जी के जन्म को लेकर के थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि थोड़ा विवाद का कारण बना हुआ है। कुछ जगह पे 1939 देखने को मिलता है, कुछ जगह पे 1936 मिलता है ना। 3 सितंबर 1939 और 5 सितंबर 1936। अब यहां पे क्या कि थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि यहां पे ऐसे में क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो देखिए यहां पे भी कुछ अलग अलग पुस्तकों में कुछ जगह पे 1936 दे रखा है और कुछ जगह पे 1939 दे रखा है। आज कुछ पुस्तक जो वो 1936 जो लिख रहे हैं, वही उन्हीं के पुस्तक में कुछ दिन पहले जो वो 1939 लिखा हुआ था, लेकिन वो क्या है कि बदल करके अब 1939 के जगह पे 1936 कर दे रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्टूडेंट के साथ में कंफ्यूजन होता है कि आखिर में हम पढ़ें तो पढ़ें क्या और किसे याद रखें, और सवाल में किसको हम आंसर करेंगे। तो देखिए दोनों में से तो उत्तर ऐसे आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आ जाता है तो इसके बारे में कह सकते हैं कि जल्दी इसको जो वो अपडेट कर दिया जाएगा एक बार फिर से। लेकिन फिलहाल आपको ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखने हैं, बाकी का इसका वेरीफाई करके जब साहित्यकार परिचय का फिर से हम लोग अपडेट लेकर के आएंगे मैराथन क्लास में, तो वहां पे क्या कि सारे डाटा को फिर से अपडेट किया जाएगा एक बार फिर से, ताकि जो भी थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो उन डाउट को क्लियर किया जाए। एक दो ऐसे सवाल है जहां पे थोड़ा बहुत डेट को लेकर के दिक्कत चलता है, तो ये डेट को भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में जो मैराथन सेशन आएगा साहित्यकार परिचय वाला, तो वहां पे हम लोग क्या कि पूरे डिटेल में उन चीजों को समझ लेंगे और साथ ही साथ जो डाउट है उन डाउट्स को भी क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते सवाल पे। सवाल है कि विश्वनाथ नागर जी के मायक नाम बतवा। तो इनके माता जी का नाम क्या है, इनकी माता जी का नाम है फूलमणि देवी, ठीक है। जादू रवानी इनके पिता का नाम है और विश्वनाथ रवानी इनका दरअसल वास्तविक नाम इनका जो विश्वनाथ रवानी है, नागर इनका उपनाम है। तो यह भी सवाल आपसे जो वो पूछा जा सकता है, ठीक है। पिता का नाम जादू रवानी और माता जी का नाम फूलमणि देवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। शिवनाथ परमाणिक नौकरी करो हला। तो शिवनाथ परमाणिक जो वो कहां पे नौकरी करते थे, तो बोकारो इस्पात कारखाना में, बोकारो इस्पात कारखाना में ये काम करते हैं। क्लियर हो गया। यहां से सवाल आपसे जो पूछा जा सकता है, 1950 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहां पे जन्म होता है, तो बैदमारा बोकारो में इनका जो वो जन्म होता है, ठीक ना। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है। मुरलीधर परमाणिक पिता का नाम और माता का नाम तिनकी देवी, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि श्याम सुंदर महतो कौन बच्चर मैट्रिक पास करला। श्याम सुंदर महतो, इनसे संबंधित भी कई सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए हम यहाँ पे 50 सेट में लेकर के आए हुए हैं, तो 50 सेट में क्या कि 50 तरह के सवाल हम यहाँ पे लेकर के आएंगे। कभी जो वो कोई ऐसा नहीं बोलिएगा कि यहाँ पे क्या ये भी सवाल पूछ सकता है क्या, तो कोई गारंटी नहीं है, सवाल का कोई रूपरेखा नहीं होता है। हम एक टॉपिक से कह सकते हैं कि 50 सवाल चुन करके लाएंगे। श्याम सुंदर महतो जी से संबंधित 50 फैक्ट को हम लेकर के आएंगे 50 सेट में। किसी में आपको जन्म तिथि रहेगा, किसी में जन्म तिथि है तो किसी में माता पिता का नाम रहेगा, किसी में माता का नाम रहेगा, किसी में पिता का नाम रहेगा, किसी में जन्म वर्ष रहेगा, है ना, किसी में जन्म स्थान के बारे में लिखा हुआ रहेगा, या तो कभी कह सकते हैं कि किसी रचना से संबंधित रहेगा, कभी जो वो कब इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही उनसे संबंधित होगा। ये अलग अलग सेट में जो वो लगातार प्रश्न आपको मिलता रहेगा, और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को शामिल कर लिया जाएगा इनसे संबंधित। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1956 में ये मैट्रिक परीक्षा पास करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बीएन ओहदार जी के पूरा नाम बतावा। बीएन ओहदार जी का पूरा नाम क्या है, तो भोगनाथ ओहदार इनका जो वो पूरा नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि चितरंजन महतो चित्रा कौन विषय एमए करल हला। तो किस विषय से ये एमए करते हैं, तो ये भूगोल विषय से यानी ज्योग्राफी से ये एमए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
विनोद कुमार जी कौन बच्चर पीएचडी के डिग्री लेला। तो याद रखेंगे 2006 ईस्वी में ये पीएचडी करते हैं विनोद कुमार जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। डाह सुकुमार जी के लिखल कैसन रचना लागे। तो दरअसल डाह जो रचना लिखा गया वो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है और यह किस प्रकार की रचना थी, यह एक खोटा नाटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एकर में कौन दिनमणि जी के लिखल कौन कहानी नाय लागे। तो यहाँ पे देखिए 3 कहानी है, धर्म करम, पगली मोर गले और फुलकोबी झोर। ये तीनों तो कहानी है, जबकि आएगा अर्धुंगा यह जो वो कविता इनके द्वारा लिखा गया कविता रचना है, ठीक है, ना कि कहानी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कहानी नहीं है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संतोष कुमार महतो जी के कौन बछर सिराय गेला, है ना। संतोष कुमार महतो किस वर्ष निधन हो गया। तो याद रखेंगे 24 नवंबर 2013 ईस्वी को संतोष कुमार महतो जी का निधन हो जाता है। गांगजोरी बोकारो में इनका जो वो जन्म होता है 2 सितंबर 1930 ईस्वी को इनका जो वो जन्म होता है। तालो महतो, छुटमनी देवी, ये नाम आपको याद रखना है ना, इनके माता पिता का नाम। यहां से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रखने और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के चीजें जो वो धीरे धीरे हर सेट एक जैसा नहीं होता है, हर सेट थोड़ा ऊपर नीचे आपको रहेगा। किसी में अच्छे सवाल होंगे, किसी में थोड़ा बहुत लो सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, हर तरह के सवाल आपको मिल जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।